हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है विकास और मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट पी वाई क्यूज़ बोले तो लास्ट ईयर 2022 में जो बोर्ड में MCQs पूछे गए थे, मैं उनका इलस्ट्रेशन करूँगा, आपके साथ एक्सप्लेनेशन दूंगा और करेक्ट ऑप्शन भी बताऊँगा, 3 ऑप्शन क्यों रॉन्ग है उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। अब आप सोच रहे होंगे इनका यूज़ क्या है, क्यों कर रहे हैं हम इस सीरीज़ को। तो बेटा इसका हेल्प इसलिए मिलेगा जब आपका बोर्ड एग्जाम है नेक्स्ट मंथ में, उसमें जब MCQs आएंगे तो उनका कॉन्सेप्ट बेटा रिपीटेशन में रहता है, मतलब रिपीट होंगे यही कॉन्सेप्ट और आपके गुड सेट में यही हेल्प करेंगे, CU सेट में भी यही कॉन्सेप्ट हेल्प करेंगे। तो अगर बोर्ड में देखा जाए तो 50 में से 35 MCQs इसी से रिपीट होने वाले हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। तो ये इसका हेल्प मिलेगा आपको बहुत ज़्यादा और मेरे साथ रहिए, 1 बाय 1 अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो बिना कुछ टाइम लिए हुए चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारी स्क्रीन पे पहले 2 क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम रीड कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, व्हेन रिस्पॉन्सेस आर नॉट लिमिटिंग द ग्रोथ, प्लॉट इज डैश 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 इन पॉपुलेशन। कह रहे हैं जब हमारे पास फैक्टर जो है लिमिट नहीं कर रहा है ग्रोथ को, तो जो कर्व है यानी कि प्लॉट है वो किस टाइप का मिलेगा। आपको याद हो कि इकोलॉजी यूनिट में आप 2 टाइप के कर्व पढ़ते हैं। ठीक है, जब आप ग्रोथ की बात कर रहे होते हैं, किसकी बात कर रहे होते हैं बेटा, ग्रोथ की, तो हमको देखने को मिलते हैं ग्राफ, एक इस टाइप का और एक इस टाइप का। इसको हम बोलते हैं जे शेप कर्व और इसको बोलते हैं हम सिग्मॉइडल कर्व। ठीक, तो जे शेप जब कर्व मिलता है हमको, तो ये इस केस में मिलता है जब हमारे पास रिसोर्सेस बेटा अनलिमिटेड होते हैं। अनलिमिटेड रिसोर्स माने तो मतलब कि ये कि आपके पास अनलिमिटेड पैसा है, अनलिमिटेड फूड है, तब आपकी ग्रोथ को बेटा कोई रोक पाएगा नहीं ना। इसका मतलब आपका ग्राफ इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। बट अगर आपके पास रिसोर्सेस लिमिटेड है बेटा, पैसा लिमिट अमाउंट में है, फूड आपके पास लिमिट अमाउंट में है, तो एक बार तो आप ग्रोथ, जब तक आपके पास पैसा है अच्छा करते जाएंगे, लेकिन जब आपका पैसा खत्म हो जाएगा तो आपकी ग्रोथ सीज हो जाएगी, यानी कि वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। तो आपको एक किस टाइप का कर्व मिला, सिग्मॉइडल कर्व यानी कि एस कर्व। और ये किस टाइप का कर्व मिला, जे शेप कर्व बोले तो जियोमेट्रिक ग्रोथ। इतना ही बात समझ में आई बेटा। तो इससे क्या पता चला हमको कि जब हमारे पास हमारी ग्रोथ को कोई भी लिमिटिंग फैक्टर लिमिट नहीं कर रहा होगा तो कर्व कैसा देखने को मिलेगा, जे शेप। ठीक है बेटा, और जब हमारे पास लिमिट में होंगे, लिमिटेड फैक्टर है, फूड लिमिट है, तब कैसा होगा, सिग्मॉइडल कर्व यानी कि एस शेप्ड। ठीक है, नेक्स्ट टाइम बोर्ड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि पूछ रहेंगे हमारे पास कि अगर हमारे पास फैक्टर लिमिटिंग है, मतलब फूड है या फिर जो भी रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड अमाउंट में है, तो हमारी ग्रोथ एक स्टेज के बाद रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। आई बात समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड। बेटा इंफॉर्मेशन बेस्ड सीधा सीधा क्वेश्चन है, कितने, 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हमारे प्रेजेंट हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वेयर डज द रेसिस्टेंस साइट ऑफ BAM-H1 इज प्रेजेंट इन PBr3T2। कह रहे हैं कौन सी जगह पे रेसिस्टेंस साइट प्रेजेंट होती है BAM-H1 की PBr3T2 में। अब पहले तो हमें ये पता होना जरूरी है बेटा ये क्वेश्चन कहाँ से है। क्वेश्चन है ये हमारी बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट से। PBr3T2 क्या होता है, PBr3T2 एक वेक्टर होता है। वेक्टर क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी में, एक व्हीकल होता है, एज ए व्हीकल यूज किया जाता है। क्या, एज ए व्हीकल। और BAM-H1 क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम।
ये क्या करेगा, हमारे PVR3G2 के वेक्टर को कट करके उसमें हमारा डिजायर्ड जीन इंसर्ट कराएगा। बोले तो हमारे PVR322 में एक ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है और एक ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। तो टेट्रासाइक्लिन जीन के यहां पे कट करेगा कौन, BAMH1। क्यों कट करेगा, क्योंकि BAMH1 रेजिस्टेंस एंजाइम की रिकॉग्निशन साइट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के अंदर प्रेजेंट होती है बेटा। ठीक, दूसरा अगर हम बात करें तो एक होता है SEL1 एंजाइम, SEL1 रेजिस्टेंस एंजाइम। इसकी रिकॉग्निशन साइट भी कहां प्रेजेंट होती है, टेट्रासाइक्लिन जीन के, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाले जीन में। तो ये क्या करेगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के अंदर कट करेगा, रिकॉग्निशन साइट को पहले पहचानेगा और वहां पे कट करेगा। फिर क्या करेंगे, इस वेक्टर के अंदर हम अपना डिजायर्ड जीन इंट्रोड्यूस कर देंगे और इससे बन जाएगा हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। खैर ये बात तो हम बायोटेक्नोलॉजी यूनिट में पढ़ते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर फिर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में BAMH1 की रेजिस्टेंस साइट प्रेजेंट होती है। ठीक है, और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में ही SEL1 रेजिस्टेंस एंजाइम की भी साइट प्रेजेंट होती है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग चेन इज नॉट पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को शो नहीं कर रहा है बेटा। क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। तो पहला हमको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पता होना चाहिए। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बारे में बात करें तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस एक ऐसा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है जो 5 टर्मिनल से 3 टर्मिनल पढ़ने पे इधर से और इधर से अगर कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है सेम पढ़ने पे आए। सेम पढ़ने का बोले तो अगर मलयालम आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, चाहे हम बेटा इधर से रीड करें या फिर इस साइड से रीड करें, दोनों से रीड करने पे कैसा आता है, सिमिलर साउंड होता है। सेम अगर हम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में बात करें तो इधर पे देखिए GAC GTC, अगर अपोजिट अब बात करें पढ़ें तो क्या सुनने में आ रहा है, GAC GTC। तो ये हो गया क्या, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। इधर देखिए GTC GTC GAC GAT, क्या ये पैलिंड्रोमिक लग रहा है हमें, सिमिलर साउंड कर रहा है, नहीं ना। तो ये क्या होगा बेटा, हमारा करेक्ट ऑप्शन। लेकिन अब हम आगे ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये रॉन्ग क्यों नहीं हो सकते। AAA TTT, देखिए बेटा इधर से पढ़ने पे अपोजिट पढ़ने पे क्या आ रहा है, AAA TTT, ये भी कैसा हो गया, पैलिंड्रोमिक। इधर देखिए GAA TTC और इधर से पढ़िए फिर से GAA TTC, मतलब हो गया ना पैलिंड्रोमिक। तो बेटा बी ऑप्शन में पैलिंड्रोमिक नहीं है क्योंकि GTC GTC बट इधर पे अलग ही साउंड आ रहा है, GAC GAT। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच बॉन्ड लिंक्ड पॉलीपेप्टाइड चेन A एंड B इन फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन। तो पहला तो हमें पॉलीपेप्टाइड क्या होता है पता होना चाहिए, दूसरा हमें पता होना चाहिए इंसुलिन क्या होता है। पॉलीपेप्टाइड हम बोलते हैं बेटा अमीनो एसिड जब चेन का फॉर्मेशन करते हैं तो उन्हें बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। और किस बॉन्ड से लिंक होता है इनमें, पेप्टाइड बॉन्ड होता है बेटा। अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, 2 अमीनो एसिड को जोड़ने के लिए पेप्टाइड बॉन्ड लगता है। कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। तब हमारी 10 से ज़्यादा जब अमीनो एसिड एडिशन हम करते हैं तो हमको एक क्या मिलती है, पॉलीपेप्टाइड। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन एक बेटा हार्मोन है जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करता है कि हमारी बॉडी में ना ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होना चाहिए और ना कम होना चाहिए। उसको मेंटेन करने के लिए इंसुलिन हमारे बॉडी में रोल प्ले करता है। इंसुलिन की कमी होने की वजह से ही हमारी बॉडी में डायबिटीज रोग होता है जिसे हिंदी में हम बोलते हैं मधुमेह। ठीक, अच्छा अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कौन सा ऐसा बॉन्ड है जो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन A एंड B को लिंक करता है और लिंक करके इंसुलिन का फॉर्मेशन करता है।
सबसे पहले अगर देखा जाए इंसुलिन, इंसुलिन बनता है ए एंड बी चेन को मिला करके। ए और बी चेन को लिंक करते हैं हम बेटा डाइसल्फाइड बॉन्ड से। कौन से बॉन्ड से? डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, किस तरीके से करते हैं दिखा देता हूं मैं आपको। देखिए बेटा, ये हमारे पास ए चैन है इस तरीके से, ठीक। ये हमारे पास वी चैन है, ठीक। पहले ये प्रो इंसुलिन होता है, क्या बोलते हैं हम इसे? प्रो इंसुलिन। अभी ये प्रॉपर हार्मोन नहीं बना है, लेकिन जब हम इनको लिंक कर देते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से, तब हम इसको क्या बोलते हैं? मैच्योर इंसुलिन। तो कौन सा बॉन्ड होता है इंसुलिन को दो चैनों को जोड़ने के लिए? डाइसल्फाइड बॉन्ड, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन विच स्टेप ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन प्राइमर अटैच टू टेम्पलेट चेन। हमारे पास पीसीआर में 3 स्टेप रिएक्शन होती है। पीसीआर कितने स्टेप बेटा? 3 स्टेप। कौन कौन से स्टेप रहते हैं? पहला स्टेप रहता है डीनेचुरेशन, दूसरा रहता है एनीलिंग, तीसरा रहता है एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन के स्टेप में क्या होता है कि हमारे पास 2 स्ट्रैंड हैं डीएनए के, आपस में किससे जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से। हम क्या करेंगे? इन हाइड्रोजन बॉन्ड को 90 डिग्री का टेम्परेचर देके ब्रेक करेंगे, तो इसको हमने क्या बोला? डीनेचुरेशन। एनीलिंग में क्या होगा बेटा? शॉर्ट कुछ न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का एडिशन कराएंगे डीनेचुरेशन के बाद। ये हमारे पास सीक्वेंस हो गया, तो हम क्या करेंगे? कुछ शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का यूज करेंगे। क्यों? ये एज ए प्राइमर काम करते हैं बेटा। क्या करेंगे? प्राइमर। और हमने सुना है डीएनए का पॉलीमराइजेशन प्राइमर के साथ, जब डीएनए पॉलीमराइज एक्सटेंशन करके करता है, क्या करेगा? इसका एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन हो गया हमारा 3rd स्टेप। और 2nd स्टेप होता है एनीलिंग, जो क्या होता है? प्राइमर का एडिशन। क्या होता है? प्राइमर का एडिशन। प्राइमर क्या होता है? शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ठीक है, जिसमें हम एक्सटेंशन करेंगे फर्दर। ठीक है बेटा, जो हमें फ्री OH एंड प्रोवाइड कराएगा पॉलीमराइजेशन करने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैपेसिटी टू जनरेट होल प्लांट फ्रॉम, एक मिनट, कैपेसिटी टू जनरेट ए होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल एक्सप्लांट इज कॉल्ड। अगर प्लांट, पूरे प्लांट को हम सिर्फ एक सेल से पूरा नया प्लांट बना दें, रीजनरेट कर दें पूरा एक प्लांट सिर्फ एक सेल से बेटा, तो उस सेल को, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? तो उस प्रॉपर्टी को सेल की हम बोलते हैं टोटिपोटेंसी, और उस सेल को बोलते हैं टोटिपोटेंसी सेल, जिसके पास रीजनरेशन की प्रॉपर्टी होती है। मतलब एक सेल से हम बेटा पूरा प्लांट बना सकते हैं। और ये खास बात है कि टोटिपोटेंसी का कैरेक्टर मेनली प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है, बाकी एनिमल सेल में टोटिपोटेंसी सेल का कैरेक्टर नहीं देखा जाता है। मतलब उसमें देखा जाता है बट मल्टीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, नॉट ऑल सेल्स, उसमें सारी सेल्स नहीं बना सकते हैं। बट प्लांट की एक सेल के पास ये पावर होती है कि पूरा प्लांट बना सकते हैं, बट एनिमल में ये केस देखने को हमें नहीं मिलता है। ठीक है, पूरा एनिमल हम एक सेल से नहीं बना सकते हैं। तो किस में देखने को मिलता है? प्लांट में देखने को मिलता है। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? टोटिपोटेंसी, जब हम एक सेल से पूरे प्लांट बना सकते हो। और ऐसी सेल को या ऐसे प्लांट के पार्ट को हम बोलते हैं एक्सप्लांट। ठीक है, तो क्या ऑप्शन करेक्ट हो गया? टोटिपोटेंसी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा, व्हाट इज इंडिकेटेड बाय AUG। ये क्वेश्चन है ट्रांसलेशन से। ट्रांसलेशन में हम कोडॉन्स के बारे में पढ़ते हैं, स्टार्ट कोडॉन, स्टॉप कोडॉन्स। बेटा हमारे पास ये DNA है, ठीक। DNA को हम ट्रांसलेट करके क्या बनाते हैं, अपना mRNA। mRNA के बाद क्या बनती है हमारी प्रोटीन। तो बेटा यहां पे हमारे पास कुछ तो कोड वगैरह रहेंगे ना, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। मान लो ये AUG, GUC, TAG, ठीक है। T की जगह पे यहाँ पे U मानेंगे, क्योंकि mRNA में हमारा हमने पढ़ा है RNA में U होता है थाइमिन की जगह पे, ठीक है। तो पूछ रहे हैं व्हाट इज इंडिकेटेड बाय AUG। अगर आपने ट्रांसलेशन पढ़ा होगा तो AUG क्या होता है बेटा, स्टार्ट कोडॉन। और स्टार्ट को ही तो बोलते हैं हम इनिशिएशन, स्टार्टिंग को ही क्या बोलते हैं, इनिशिएशन। तो आंसर हमारा क्या हो गया, AUG, यानी कि इनिशिएटर कोडॉन। अच्छा, क्वेश्चन नेक्स्ट पेपर में हमारा ये भी तो बन सकता है कि स्टॉप कोडॉन्स क्या होते हैं। तो बेटा जो हमारी ट्रांसलेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं जो कोडॉन, उनको बोलते हैं इनिशिएटर कोडॉन। और जो एंड करते हैं, जहां पे स्टॉप हो जाता है, उनको बोलते हैं स्टॉप कोडॉन। और स्टॉप कोडॉन के सीक्वेंस में आपको बता देता हूं, 3 स्टॉप कोडॉन्स होते हैं हमारी। कितने, 3 आर स्टॉप कोडॉन्स। UAG, UGA, UAA, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है प्लॉइडी अकर्स इन एग सेल एंड इन एंडोस्पर्म। पूछ रहे हैं प्लॉइडी का लेवल। प्लॉइडी समझते हो, सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो बेटा अगर आपने डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा कि एग सेल के अंदर प्लॉइडी लेवल होता है हमारा N। कितना, N। और एंडोस्पर्म पढ़ रखा होगा 3N कंडीशन। क्या डबल फर्टिलाइजेशन याद आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा थ्योरी पोर्शन के लिए भी। कौन सा, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एग सेल हमारी होती है कैसी, हैप्लॉइड कंडीशन में। और हमारा जो सेंटर में न्यूक्लियस होता है, सेंट्रल सेल होती है, उसमें जो पोलर न्यूक्लियाई होता है वो कौन सी कंडीशन में होता है बेटा, 2N कंडीशन में, ठीक है। जब हमारा मेल गैमीट एग सेल से फ्यूज करता है तब क्या बनता है, जाइगोट। और जब 2N डिप्लॉइड न्यूक्लियस से हमारी मेल गैमीट फ्यूज करता है तब क्या बनता है, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा, एग सेल कैसी है हमारी, हैप्लॉइड, और एंडोस्पर्म है ट्रिप्लॉइड, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हैं। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन विच रीजन ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मैं बोलूंगा एम्पलरी रीजन। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन से जगह पे होता है। तो बेटा फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला रीजन पे फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। यही हमारी एनसीईआरटी की लाइन है और नीट में भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है क्या, कि फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब के कौन से रीजन में होता है। तो बेटा कौन से रीजन में, एम्पुला रीजन में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे कौन से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं फीमेल में, विच हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो बेटा इंफॉर्मेशन बेस्ड भी क्वेश्चन है और लॉजिक बेस्ड भी है। तो बेटा प्रोड्यूस होते हैं HCG, HPL एंड रिलैक्सिन। HCG बोले तो ह्यूमन कोरियो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। HPL बोले तो ह्यूमन प्रो
लैक्टिन हार्मोन, और रिलैक्सिन बोले तो रिलैक्सिन। इनके यूज क्या क्या है? एचसीजी प्रेगनेंसी के टाइम पर रिलीज होता है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। प्रोलैक्टिन की बात करें प्रेगनेंसी के टाइम पे, जब मतलब पार्चुरेशन के टाइम पे जब बेबी डिलीवरी हो जाएगी तो बेटा ये रिस्पॉन्सिबल रहेंगे हमारे मेमरी ग्लैंड में मिल्क प्रोडक्शन के लिए, मिल्क फॉर्मेशन के लिए। और रिलैक्सिन हार्मोन पार्चुरेशन के टाइम पे वेजाइना के डायलेशन में रोल प्ले करेगा, मतलब बेबी को इजीली हम डिलीवर कर पाएँ। तो वहाँ पर रिलैक्सिन हार्मोन रिलैक्स हमारी जो वेजाइना में मसल्स रहेंगी उनको रिलैक्स करने का, यानी कि उट्राइन में जो मसल्स रहती हैं उनको रिलैक्स करने का काम करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। In which technology the embryo with more than 8 blastomere transferred into the uterus to complete its further development? कौन सी इनमें से वो टेक्नोलॉजी है जिसमें 8 ब्लास्टोमियर से सब ज्यादा बन जाए तो हम यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं? तो ऐसी टेक्निक है हमारी IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। बोल रहे हैं जब 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा, बेटा मतलब हमारा एम्ब्रियो डेवलप बन चुका है। 8 ब्लास्टोमियर समझ रहे हो, जाइगोट तो होता है 2 सेल, 8 ब्लास्टोमियर एम्ब्रियो की बात हो रही है। अब एम्ब्रियो को इम्प्लांट कराएंगे तो बेटा हमारा बेबी का डेवलपमेंट कौन से रीजन में होता है? यूट्रस में इम्प्लांटेशन होता है, ऑब्वियस सी बात है। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ रखा तो आपको पता होगा कि यूट्राइन बाल होती है, वहाँ पे हमारा बच्चे का इम्प्लांटेशन होता है, तो बेबी का बनना वहीं पे स्टार्ट होता है। कहाँ पे? यूट्रस में, यानी बॉम्ब रीजन में। अब बेटा एम्ब्रियो है ये, तो एम्ब्रियो को हम ऐसे तो नहीं कहीं पे भी इंसर्ट कर देंगे किसी भी टाइम पे। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए हमको चाहिए क्या? यूट्रस चाहिए, यानी कि वो रीजन जहाँ पे बेबी हमारा पूरा न्यूरिशमेंट उसका प्रॉपर हो चुके, तो वो रीजन रहता है यूटरस, जिसे बोलते हैं बॉम्ब। ठीक है, सीधा इसी में इम्प्लांट करेंगे किसको? 8 ब्लास्टोमियर स्टेज पे जो हमारा एम्ब्रियो होगा उसको। इस टेक्निक को बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। इन विच टेक्नोलॉजी द एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट। 8 ब्लास्टोमियर स्टेज में जब एम्ब्रियो होता है तो उसका फर्दर डेवलपमेंट के लिए हम कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इतनी स्टेज में अगर हमारा एम्ब्रियो पहुंच चुका है तो सीधा उसे हमें यूट्रस में इम्प्लांट करना पड़ेगा। उसके लिए टेक्नोलॉजी यूज करते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट विल द एंटीकोडन ऑन tRNA इफ DNA टेम्पलेट हैविंग ATG? एंटीकोडन क्या होगा tRNA पे अगर DNA टेम्पलेट का सीक्वेंस क्या है? ATG। अगर हमने डीएनए टेम्पलेट की बात करी है तो बेटा सीक्वेंस क्या होना चाहिए? ये 3 प्राइम होना चाहिए, ये 5 प्राइम होना चाहिए। तो अगर हम एज ए टेम्पलेट इसको यूज करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? ए की जगह पे हम टी तो लिख नहीं सकते, यानी कि यू, टी की जगह पे ए, जी की जगह पे सी, क्या हो गया? 5 डैश और 3 डैश। ये क्या है हमारा? mRNA। mRNA के कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है हमारा? tRNA, जो कि अमीनो एसिड को ट्रांसफर करने का काम करता है। इसका सीक्वेंस क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट्री देख लेते हैं। U की जगह पे क्या आएगा बेटा? A की जगह पे क्या आएगा? U, क्योंकि हमने सुना है RNA में थायमिन की जगह पे क्या आता है? यूरेसिल आता है बेटा। और C की जगह पे क्या आएगा? G। तो क्या हो गया हमारा सीक्वेंस? AUG। तो आंसर क्या हुआ? AUG। बेटा हमारा डीएनए होता है 5 प्राइम 3 प्राइम, तो डीएनए में हमारा क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड। उसमें से एक स्ट्रैंड किसका काम करता है? टेम्पलेट का काम करता है एमआरएनए के फंक्शन बनने के लिए। इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए बनने के लिए ये किसका काम करेगा? एक्ट एज टेम्पलेट। ठीक, हमने क्या बनाया? यूएसी, उसका हमने फिर कॉम्प्लीमेंट्री तैयार किया जो कि है टीआरएनए, हमारा क्या है? एयूजी। तो हो गया हमारा डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन बेस्ड, विच इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर टाइफॉइड?
टाइफाइड के लिए हम बेटा विडाल टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। कौन सा? विडाल टेस्ट। और एलाइजा टेस्ट यूज होता है एड्स के डायग्नोस्टिक के लिए। किसके डायग्नोस्टिक के लिए? एड्स के डायग्नोस्टिक के लिए हम एलाइजा का टेस्ट का यूज करते हैं और विडाल टेस्ट यूज करते हैं टाइफाइड के लिए। ठीक है, किसके लिए? टाइफाइड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। If person having 45 chromosome with exochromosomal abnormality, then it is considered as which disorder? अगर किसी बंदे के पास क्या बोले हम एक्सो क्रोमोजोमल हमने देखने को मिला, यानी कि ओवरऑल क्रोमोजोम कितने हो गए? 45 और एक एक्स क्रोमोजोम का एलिमिनेशन। कौन सी कंडीशन होता है? 45, जिसे हम बोलते हैं 45 प्लस XO, ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं। इस सिंड्रोम को बोलते हैं हम टर्नर सिंड्रोम। और इसी चैप्टर में हम एक और सिंड्रोम पढ़ते हैं। सिंड्रोम तो खैर बहुत सारे पढ़ते हैं, एक डाउन सिंड्रोम भी पढ़ते हैं। डाउन सिंड्रोम बेटा क्या होता है? ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोजोम। 21 नंबर पे जो क्रोमोजोम रहेगा उसकी क्या हो जाएगी? एक कॉपी बन जाएगी एक्स्ट्रा, यानी कि टोटल क्रोमोजोम यहाँ पे कितने हो जाते हैं? 47। इस केस में कितने थे टोटल क्रोमोजोम टर्नर सिंड्रोम में? 45, यानी कि एक एक्स क्रोमोजोम का क्या हुआ था? एलिमिनेशन। अगर हम क्लिनफेल्टर सिंड्रोम की बात करते हैं तब हमारे पास हो जाते हैं 47 क्रोमोजोम। इस केस में क्या होता है? एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है एक्स क्रोमोजोम, XY, एडिशन ऑफ 1 एक्स क्रोमोजोम। इसमें क्या होता है? मेल कुछ फीमेल जैसे सिम्टम्स रखता है, जैसे कि गायनकोमेस्टिया। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट मेल में देखने को मिलता है इस कंडीशन में। तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर बोर्ड में आपके ये क्वेश्चन देखने को मिले। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट से। विच गैसेस आर टेकन इन क्लोज्ड फ्लास्क इन मिलर्स एक्सपेरिमेंट? इवोल्यूशन में हम जब स्टडी करते हैं तो पहला एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं मिलर और यूरे का। मिलर और यूरे के एक्सपेरिमेंट में कौन कौन सी गैसेस हमें देखने को मिली हैं? तो वो उसका सीधा इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। मेथेन, अमोनिया, वाटर और हाइड्रोजन देखने को मिली थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंफॉर्मेशन बेस्ड है ये भी क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम शोस इन्वर्टेड पिरामिड? इन्वर्टेड पिरामिड कौन से इकोसिस्टम में देखने को मिलता है? इन्वर्टेड पिरामिड बोले तो इस टाइप का पिरामिड। हम पिरामिड ऑफ नंबर पढ़ते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं। पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट होता है। नेक्स्ट आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी कैसा रहता है? तो ऑलवेज अपराइट, क्योंकि एनर्जी का लेवल हमेशा एबव रहेगा, इंक्रीज ही रहेगा। ठीक, अगर हम बात करें पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास के केस में हमें इन्वर्टेड भी देखने को मिलता है, यानी कि जैसे कि हम एक्वाटिक इकोसिस्टम में बात करें, एक्वाटिक इकोसिस्टम के केस में हमको क्या देखने को मिलता है? इन्वर्टेड पिरामिड भी देखने को मिलता है। और पिरामिड ऑफ नंबर के केस में अपराइट भी देखने को मिलता है और इन्वर्टेड भी देखने को मिलता है। लेकिन हमें एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट होता है। ये क्वेश्चन नीट के लिए भी, बोर्ड के लिए भी, कुछ सेट के लिए भी, सीयू सेट के लिए, सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट। क्या? ऑलवेज अपराइट। और पिरामिड ऑफ, यहाँ पे बात कर रहे हैं इन्वर्टेड पिरामिड की, तो इसका आंसर हो गया ओशियन इकोसिस्टम। वाई ओशियन? क्योंकि ओशियन क्या है? एक एक्वाटिक इकोसिस्टम का पार्ट है। ओके, तो बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है जू प्लैंकटन इंक्लूडेड इन विच ट्रॉपिक लेवल? जू प्लैंकटन की बात किस ट्रॉपिक लेवल पे हम बात करते हैं? तो बेटा हमने ट्रॉपिक लेवल की बात करी थी, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। अगर हम एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं तो वहां पे छोटे छोटे कुछ प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, उनको क्या बोलते हैं हम? फाइटोप्लैंक्टन्स।
ये पानी के अंदर छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। इनके ऊपर कौन डिपेंडेंट है? प्राइमरी कंज्यूमर। इनके ऊपर कौन डिपेंडेंट होगा? सेकेंडरी कंज्यूमर। और इनके ऊपर टर्सरी कंज्यूमर। ये क्या है? हमारे प्रोड्यूसर हैं बेटा। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? हमारे लिए खाना बना रहे हैं, तो क्या हो गया है? प्रोड्यूसर। इनके ऊपर कौन हो रहा है? प्राइमरी कंज्यूमर, यानी कि होंगे हमारे जूप्लैंक्टॉन्स, छोटे वाले पानी में तैरने वाले एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? जूप्लैंक्टॉन्स। और इनके ऊपर क्या होंगे? हमारे स्मॉल फिश, और स्मॉल फिश को खाने वाली लार्ज फिश, ठीक। तो आंसर हुआ हमारा इसमें जूप्लैंक्टन इंक्लूडेड इन विच ट्रॉफिक लेवल। तो भैया जूप्लैंक्टन आ रहे हैं हमारे प्राइमरी कंज्यूमर, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन फॉलोइंग। हमें मैचिंग करनी है भाई, बैक्टीरिया को उसके प्रोडक्ट से मिलाना है, इतना तो करा ही सकते हैं भाई, मेल मिलाप कराने में तो बड़ा मजा आता है। स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकाइनस, नाम से ही पता चल रहा, कुछ सोचना ही नहीं है। एस्परजिलस नाइगर, ओके। क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटानिकम ब्यूटरिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटिक एसिड, एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड। कर लो अपने हिसाब से मेल मिलाप, देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ठीक है। नहीं है, अच्छा बोल रहे, हम कर देते हैं। पहले का आर बोल रहा है तो आर हो गया, इधर पे है। सेकंड का एस बोल रहा है, ठीक है। थर्ड का क्यू और फोर्थ का पी, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 20 नंबर, इफ पॉपुलेशन डेंसिटी एट अ टाइम टी इज एन, देन ऑन टाइम टी प्लस 1 पॉपुलेशन डेंसिटी विल बी। कह रहे हैं एक टाइम टी पर पॉपुलेशन कितनी है? एन, और टाइम टी के बाद मतलब एक साल, एक टाइम पे, मतलब अगर आज 2001 चल रहा है तो इस टाइम पे पॉपुलेशन कितनी है? एन। और 2002 में पॉपुलेशन या 2003 में पॉपुलेशन कितनी होगी, उसको हम कैसे पता लगाएंगे? उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला कौन सा लगेगा? तो यहाँ पे देख लेते हैं, एन टी प्लस 1 के बाद देखने को मिलेगा एन टी प्लस, ओके, बर्थ प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ प्लस इमाइग्रेशन। ये क्या होता है? बर्थ बेटा किसी जगह पे बर्थ कितनी हुई है, और इमिग्रेशन आप दूसरी जगह से यहाँ आए हैं, मतलब आप एक स्टेट से यहाँ पे, आप दिल्ली से गुजरात आए हैं तो आप क्या हुए? इमिग्रेट हुए आकर के। कहाँ पे? गुजरात में। और गुजरात में किसी की बर्थ हुई तो उस जगह पे ये लोग पैदा हुए, मतलब इतनी पॉपुलेशन को हम इंक्रीमेंट मान सकते हैं कि ये इतनी इंक्रीज हुई है। अब मानते हैं कि कुछ लोग गुजरात से कहाँ चले गए? दिल्ली, तो उन्हें क्या बोलेंगे? ई माइग्रेंट फ्रॉम गुजरात। तो ये क्या हो गया? कम हो गया गुजरात में। और ये कितने लोगों की डेथ हुई गुजरात में। तो ओवरऑल यहां से हम पॉपुलेशन बता सकते हैं कि एक साल के बाद क्या चेंज आएगा, कि कितनी बर्थ और कितने लोग यहाँ पे आए, एंटर हुए दूसरी जगह से आकर के, माइनस यहाँ पे कितने लोगों की डेथ हुई और कितने लोग यहाँ से वापस गए। ओवरऑल से हम पता लगा सकते हैं अपनी क्या? पॉपुलेशन डेंसिटी। देखिए बेटा कौन सा ऑप्शन सूट कर रहा है? यही तो सूट कर रहा है, ठीक। इकोलॉजी चैप्टर से है, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन से। नेक्स्ट है कल्चरिंग ऑफ हनी बी इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन। सीधा सीधा क्या है? एपीकल्चर। क्या है बेटा? एपीकल्चर। और पिस्सीकल्चर बोलते हैं फिश के कल्चर, फिश का जो कल्चर करना, मतलब फिश की खेती एक टाइप से करना, फिश की फार्मिंग, तो बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पे, तो बोलते हैं पिस्सीकल्चर। और मधुमक्खी के पालन को हम बोलते हैं एपीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन यहाँ, यानी कि जहां पे हमारी टी सेल और बी सेल का फॉर्मेशन होता है, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। और जहां पे इन बी और टी सेल का मैच्योरेशन होता है, उन्हें बोलते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन हमारे होते हैं बेटा बोन मैरो एंड थाइमस ग्लैंड, दोनों में क्या होते हैं? फॉर्मेशन होती है। और मैच्योरेशन कहाँ देखने को मिलता है? बोन मैरो में, ठीक है। आगे का देख लेते हैं। बस इतने ही क्वेश्चन आज हमें डिस्कस करने थे। नेक्स्ट हम लेकर के आएंगे नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट PYQ कुछ दूसरे ईयर्स के। एक मिनट, ओके, ठीक है। तो
तो ये हमारे सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए। अब हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।